बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन नंबर 33 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सेक्शन नंबर 34 जो है उसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। कैश बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है जी। अकाउंटिंग का एक मेथड है जिसके ऊपर सेक्शन बनाया गया है ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि ये क्या होता है। कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो किस तरह से की जाती है। अ पर्सन अकाउंटिंग for income chargeable to tax under the head income from business on a cash basis shall derive income when it is received and shall incur expenditure when it is paid। तो इनकम जो है उसको आपने तब रिकॉर्ड करना होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जो मेथड है इसके अंदर, जब इनकम एक्चुअली रिसीव होती है। यानी जब आपके बैंक अकाउंट में या आपके पास कैश में एक्चुअल इनकम आ गई है तो तब इसको अपने इनकम के अंदर काउंट करना है। अदरवाइज़ रिसीवेबल जो अमाउंट्स हैं उनको आप इनकम कंसीडर नहीं करते इस मेथड के अंदर, ठीक है जी। और एक्सपेंडिचर जो है उसको हम उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब हम एक्चुअली उसकी पेमेंट करते हैं। यानी जिस टैक्स ईयर के अंदर एक्चुअली हम एक्सपेंडिचर पे करेंगे तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जिस टैक्स ईयर का एक्सपेंडिचर था उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। यानी ये पेमेंट के ऊपर, या आप कह लें कि फ़िज़िकल जो ट्रांसफ़र ऑफ कैश है उसके ऊपर बेस करती है कैश बेसिस अकाउंटिंग, कि जिस टैक्स ईयर के अंदर एक्चुअली कैश रिसीव होगा एज अ इनकम और कैश की पेमेंट होगी एज अ एक्सपेंडिचर, तो उस टैक्स ईयर के अंदर हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है जी। इसमें कोई कंसर्न नहीं होता रिसीवेबल के साथ हमें, और कोई कंसर्न नहीं होता हमें पेबल के साथ, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि इसमें रिसीवेबल्स और पेबल का कोई चक्कर नहीं होता। अच्छा, अब ये जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है ये अलाउड है किसको और किसको नहीं। देखें, ये कंपनीज़ को अलाउड नहीं होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग। बाकी जो हैं कंपनीज़ के अलावा दीगर, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई एनजीओ हो, उसको ये अलाउड है, ठीक है जी। वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन मेथड को एहतियात से चूज़ करना है। जिस भी बिज़नेस को आपने स्टार्ट करना है तो इन मेथड में से जो भी मेथड आप चूज़ करना चाह रहे हैं उसको एहतियात से चूज़ करना है। अगर आपने मेथड एक दफ़ा चूज़ कर लिया तो सेक्शन नंबर 32 के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि आप इस मेथड को कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एहतियात से मेथड चूज़ करना है जो भी मेथड आपने चूज़ करना है। इसके बाद जनाब एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सेक्शन नंबर 34, इस पे आते हैं। पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड income from business on accrual basis shall derive income when it is due to the person and shall incur expenditure when it is payable by the person। यानी इनकम जो है उसको हम रिसीवेबल के तौर पे जितनी भी इनकम हमारी रिसीवेबल होती है उसको अपने अकाउंट्स में कंसीडर करते हैं। रिसीवेबल इनकम जो है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेवेन्यू में रिसीवेबल इनकम का एक स्पेशल टैग बनाएंगे, उसके अंदर हम रिसीवेबल इनकम डालेंगे, ठीक है। और ये जो रिसीवेबल इनकम होगी ये हमारा एसेट होगी, ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट के अंदर जाएगी, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें होगी, ठीक है। उसके बाद जनाब एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं जो कि पेएबल है आपके ऊपर, तो जिस टैक्स ईयर का आपने एक्सपेंस किया है, ठीक है, बट वो आपके ऊपर पेएबल है, तो उस टैक्स ईयर के अंदर आप जो भी एक्सपेंस पेएबल है उसको आप ट्रीट करेंगे। एक्सपेंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक आप टैग डालेंगे, ठीक है, एक्सपेंस पेएबल का, ठीक है जी। उसके अंदर जितने भी एक्सपेंस पेएबल हैं वो आप सेपरेटली लिखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल, सैलरीज पेएबल सेपरेटली। अब जितने भी एक्सपेंसेस पेएबल आपने यहाँ पे क्लेम किए हैं ये लाइबिलिटी के अंदर बैलेंस शीट में भी ऐड होंगे, ठीक है जी। और वहाँ पे भी आप इन एक्सपेंसेस पेएबल को ऐड करेंगे, यानी इसकी दो जगह पे इफेक्ट जाता है इन चीज़ों का। अच्छा जी, अब चलते हैं जी सबसेक्शन 2 की तरफ। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस एंड अमाउंट shall be due to a person when the person becomes entitled to receive it, even if the time for discharge of entitlement is postponed or amount is payable by installment।
तो यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी अमाउंट जो आपने रिसीव करनी है, उसका अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई 2 महीने में मैंने अमाउंट रिसीव करनी है, या 6 महीने में रिसीव करनी है, या 1 साल में रिसीव करनी है, तो उसके बाद भी अगर वो रिसीव नहीं हुई तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी। इवन इफ़ टाइम फॉर डिस्चार्ज ऑफ एंटाइटलमेंट इज़ पोस्टपोन्ड, यानी कि आपका जो जिस बंदे ने आपको पेमेंट करनी थी वो कह रहा है जी कि मैं तो आपको पेमेंट जो है 3 महीने लेट करूँगा या 6 महीने लेट करूँगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, फिर भी वो रिसीवेबल ही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है जी। और अमाउंट इज़ पेबल बाय इंस्टॉलमेंट, या जिसे आपने अमाउंट रिसीव करनी थी वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, फिर भी वो रिसीवेबल के तौर पे ही काउंट होगी। अच्छा, सब सेक्शन 3 पे आ रहे हैं जनाब हम। Subject to this ordinance, an amount shall be payable by a person when all the events that determine liability have occurred and amount of liability can be determined with reasonable accuracy। ठीक है जी। तो इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि कोई भी जो आपके ऊपर अमाउंट पेएबल है किसी भी पर्सन के ऊपर, when all events that determine liability have occurred। ठीक है। तो कोई भी लाइबिलिटी जो होती है उससे रिलेटेड जो इवेंट्स हैं वो जब अक्कर होंगे, और अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी कैन बी डिटरमिन्ड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। यहाँ पे जो है मैं ऐड तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी 10 मिनट की वीडियो होती है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको देखना पड़ता है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उस पर भी मेरी मल्टीपल वीडियोस मौजूद हैं, वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सी लाइबिलिटी जो है ये लाइबिलिटी काउंट होगी, कौन सी लाइबिलिटी काउंट नहीं होगी। उसके लिए सर्टेन मेजर्स हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, वो गूगल के ऊपर आप लिखेंगे आपको मिल जाएगा आसानी से टेक्स्ट जो है, कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर एक लाइबिलिटी को लाइबिलिटी हम अकाउंटिंग के अंदर जो है एंड लाइबिलिटी के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे अकाउंटिंग के अंदर तो फिर कोई इशू नहीं होगा, टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको कोई नोटिस वोटिस नहीं भेजेगा। ठीक है जी। तो इसमें जो पाकिस्तानी हैं अनफॉर्चुनेटली जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं उनको ये स्टैंडर्ड्स का इल्म नहीं होता मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाए नहीं जाते। जो ACCA के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको जो है ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं, तो उनको ज़्यादा इसमें अवेयरनेस होती है। ठीक है जी। और अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो है वो भी मतलब डिटरमिन होना ज़रूर, यानी कि आपको अगर अमाउंट जो है उसको जज नहीं कर पाते तो फिर उसको लाइबिलिटी काउंट नहीं कर सकते हम। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सब सेक्शन 5 है कि आपने एक डिडक्शन क्लेम की है एक्सपेंडिचर की। ठीक है। किसी भी टैक्स ईयर में आपने एक ऐसे एक्सपेंडिचर की जो कि पेएबल है आपके ऊपर, आपने एक डिडक्शन क्लेम की है, बट आपने 3 टैक्स ईयर गुजर गए और इसकी 3 ईयर्स गुजर गए और आपने इसकी पेमेंट नहीं की। जैसे मिसाल मैंने यहाँ पे ली है कि 2020 में कोई एक्सपेंस आपके ऊपर पेएबल था किसी भी अमाउंट का, और आपके बिज़नेस ने 2023 तक जाके ये जो अमाउंट है ये पे नहीं की, तो देन क्या होगा कि ये जो अमाउंट थी इसको आपने पहले जिसको डिडक्शन के तौर पे क्लेम किया था, ये आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस के अंदर डाल देगा टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है जी, कि आपने उसकी पेमेंट ही नहीं की। अच्छा, तो ये इनकम फ्रॉम बिज़नेस में डाल के टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा कि इसके ऊपर फिर टैक्सेशन होगी आपकी, जो कि प्रीवियसली आपको डिडक्शन अलाउ की गई थी उसके ऊपर। इसके अलावा जनाब 5A है इसमें कि आपने जो है ट्रेडिंग लाइबिलिटी जो है उसके हवाले से कोई अगर डिडक्शन क्लेम की है, तो उस हवाले से अगर कोई बेनिफिट आप रिसीव करते हैं ट्रेडिंग लाइबिलिटी के हवाले से, तो उस बेनिफिट को जो है इनकम फ्रॉम बिज़नेस के अंदर उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में ट्रीट किया जाएगा, यानी इनकम फ्रॉम बिज़नेस में वो अमाउंट, वो बेनिफिट जो होगा उसको ऐड किया जाएगा। सब सेक्शन 6 ये है कि आपने वो जो लाइबिलिटी थी जिसकी हमने ऊपर बात की थी, कि आपकी यहीं से आपको बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, कि 2020 की लाइबिलिटी थी, आपका एक्सपेंस पेएबल था। ठीक है। और उसको आपने 2023 तक पे नहीं किया। अब 2024 में अगर आप उसको पे कर देते हैं तो 2024 में फिर डिडक्शन आपको अलाउ कर दी जाएगी। ये सब सेक्शन 6 था। ठीक है जी। ये वो जो एक्सपेंस था प्रीवियसली जो कि लंबा आपका चला गया, जो कि पेएबल एक्सपेंस था, आपने पे नहीं किया, तो उसकी अब जो ट्रीटमेंट है वो ये थी कि उसको दोबारा डिडक्शन के तौर पे आपको टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ कर देगा। आप अपने अकाउंट्स के अंदर भी उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और आप जब इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करते हैं तो उसके अंदर भी आप इसको
डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 35 पे मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है।